Good morning, everyone. Today we will continue our second chapter. उसमें हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, जिसकी हम ड्यूटी पावर एक्सेट्रा हम कर चुके थे। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। लायबिलिटी क्या होती है? जिस तरह से डायरेक्टर को उसकी पावर्स मिली हुई है, उसकी राइट्स मिले हुए हैं, उसी तरह उसकी ड्यूटी भी है। कंपनी के प्रति भी होती है, उसकी आउटसाइडर के प्रति भी होती है, क्रिमिनल लायबिलिटीज़ भी होती है। ठीक है, उसके सब एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फर्स्ट है आपकी, द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनीज डायरेक्टर में बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी टूवर्ड द कंपनी, लायबिलिटी टूवर्ड आउटसाइडर, क्रिमिनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टूवर्ड कंपनी, कंपनी के प्रति उसकी क्या लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस फैक्ट, अल्ट्रा वायरस फैक्ट होते हैं अधिकारों से बाहर के कार्य। अधिकारों से बाहर के कार्य जैसे कि कोई भी डायरेक्टर जो है, जो इसको राइट्स मिले हुए हैं, उस राइट से निकलकर वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे वो कैपिटल में से डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकता, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यानी कि कंपनी की कैपिटल में से वो डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कंपनी के जितने भी राइट्स है उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगर वो फिर भी इशू कर देता है तो जो सेक्शन आपकी 463 उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब कि उसमें लिखा गया है, अंडर द सेक्शन प्रोविजन 463 इफ इट इज अपीयर टू द कोर्ट दैट द डायरेक्टर हैज एक्टेड होनेस्टली एंड रीजनेबली in case of any default or breach on duty on his part, the court may relieve him either wholly or partly from his liability। धारा 463 के अनुसार अगर फिर भी वह जो ये कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर करता है अपनी ईमानदारी से या किसी कारण से, यानी कि उसके पीछे कोई धोखा देने वाली बात नहीं है, तो उसको माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी नहीं, उसमें उसकी ड्यूटी में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, वैसे तो उसे अधिकारों के बाहर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करता है, अगर होनेस्टी से करता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लायबिलिटी फॉर निग्लिजेंस, निग्लिजेंस होता है लापरवाही, नकारता, उसके प्रति उसके क्या दायित्व है। इन केस ऑफ डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ निग्लिजेंस एंड द कंपनी इज पुट टू ए लॉस ऑफ बिकॉज ऑफ दैट ही शैल बी लाइबल फॉर मेकिंग गुड द लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। यानी कि अगर उसकी लापरवाही की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है आपका रीसीटी एक्यूटेबल 5 इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्पल है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ ए डायरेक्टर डज नॉट कैरी आउट ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल बी लायबल फॉर निग्लिजेंस, यानी कि वो अपनी ड्यूटी जो है अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा रहा है, लापरवाह कर रहा है और उसके कारण जो कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उस नुकसान के लिए वो जिम्मेदार है, उसकी क्षतिपूर्ति उसको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर कमिटिंग टू ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच होता है विश्वास तोड़ना। ठीक है, जो भी वादा किया था उसके खिलाफ न उतरना, जैसे कि ए डायरेक्टर ऑफ लाइबल फॉर कंपनी फॉर एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिसविजेंस इफ ए डायरेक्टर मिसयूजेज द कंपनी फंड, अगर वो कंपनी के फंड का मिसयूज कर रहा है, सीक्रेट रख रहा है कुछ प्रॉफिट, या फिर कंपनी के फंड है उसकी जो है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल है, द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी, वो अपनी अधिकारों की जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है, तो उसके कारण जो भी मतलब कि एक तरह से जो विश्वास आश्रित रिलेशन है वो कंपनी से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके जो नज़र है वो धोखा देने वाली होती है। तो इस तरह से उसको लायबिलिटी फॉर कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट के अंतर्गत वह आता है। और धारा जो 340 के अकॉर्डिंग डिफॉल्टिंग डायरेक्टर विल मेक गुड the loss that the company might have suffered because the such breach on trust on the part of any director। और धारा 340 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जो है गुड ऑफ लॉस क्या होता है? क्षतिपूर्ति। ठीक है, जितनी भी जितना भी नुकसान हुआ है उसके कारण तो उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी डायरेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फ्रॉड क्या होता है? कपट करना, धोखा देना। ठीक है, इफ द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होती है, इट अपीयर्स दैट एनी बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन ऑफ एनी डिफ्रॉड पर्पस, द कोर्ट में डिक्लेयर एनी पर्सन हु वर नोविंग पार्टीज to the carrying of the business in manner aforesaid shall be personally responsible without any limitation of liability
फॉर एनी और ऑल द डेब्ट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी फॉर फ्रॉड यानी कि अगर उसको कोई भी धोखाधड़ी करता है, यानी कि जो कि कंपनी के आर्टिकल्स में या फिर जो भी उसके मैनर्स है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, फ्रॉडुलेंट उसका जो है पर्पस होता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो है या फिर अफोरसाइड इसको पूर्व कथित बोला जाता है, उसके लिए भी उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। उसके बाद आपका लायबिलिटी टूवर्ड आउटसाइडर। आउटसाइडर क्या होता है? जो कंपनी के बाहर के व्यक्ति होते हैं उसके प्रति उसकी क्या लायबिलिटी है। जैसे फर्स्ट है लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस फैक्ट। अल्ट्रा वायरस फैक्ट क्या होता है? आपका अधिकारों से बाहर के कार्य। अधिकारों से बाहर के कार्य आउटसाइडर के साथ कैसे? जैसे कि इन केस ऑफ डायरेक्टर एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी and pretend to outsider that they are acting within the limit of authority, they shall be liable to outsider for their action। इसके कहने का मतलब है कि जो बाहर के बंदे हैं उनके साथ डायरेक्टर के रूप में वह व्यक्ति डील करता है और साथ में बोलता है कि जो भी मैंने डील की है वो अधिकारों के अंतर्गत है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे वीक एंड प्रॉपर्ट मनी एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मनीज वर बोरोड बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम ए लेंडर हु एडवांस ए लोन इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज दैट डायरेक्टर हैड एक्सीड द लिमिट इम्पोज्ड ऑन देम। यानी कि उसने क्या किया? मनी वर बोरोड, मनी क्या कर ली? उसने ले ली, एंड बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी के बेस पर, फ्रॉम द लेंडर यानी कि किसी व्यक्ति से उसने पैसा उधार ले लिया और बोल दिया कि कंपनी को चाहिए और कंपनी की तरफ से मुझे ये राइट है, मैं किसी से पैसा उधार ले सकता हूँ, कंपनी की तरफ से डील कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, तो उस कंडीशन में उसके पैसे देने का उत्तरदायित्व किसका होगा? डायरेक्टर का होगा, उसकी लायबिलिटी ये बनती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी एज एजेंट। एजेंट के फॉर्म में उसकी क्या लायबिलिटी है? एजेंट क्या होता है? कंपनी की तरफ से डील करता है, उसकी तरफ से वर्क करता है, जितने भी कार्य होते हैं, लेन देन होता है, ठीक है, वो सारे के सारे एक एजेंट ही करता है। उस कंडीशन में उसकी लायबिलिटी दे रखी है, इन केस दे एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर राइट्स एज एजेंट ऑफ द कंपनी दे शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट एंड द डायरेक्टर शैल बी ज्वाइंटली स्वेरली अकाउंटेबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट अनट्रूथमेंट इन द कंपनी प्रोस्पेक्टस। और जितने भी इस चीज़ में लापरवाही होती है तो उसके लिए जवाबदेह होता है, कौन होता है? एजेंट। लायबिलिटी इन रिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है? यानी कि जब शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आ जाती है, आप शेयर को अलॉट करते हो, ठीक है, अगर शेयर को आप टाइम से अलॉट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको फाइन गिवन आपका जैसे इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, इफ नो शेयर आर अलॉटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ 120 डेज आफ्टर द फर्स्ट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू होने के 120 दिन के अंदर शेयर की अलॉटमेंट नहीं करते हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑल मनी रिसीव्ड द एप्लीकेंट ऑफ शेयर शैल बी फोर्थविथ रिपेड ऑफ देम। अगर 120 दिन के अंदर आपने शेयर इशू नहीं किए हैं तो आप क्या करोगे? उनकी एक एप्लीकेशन मनी आपको वापस लौटानी होगी तुरंत। इफ़ एनी सच मनी इज़ नॉट रिपेड विद इन 130 डेज आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी जॉइंटली स्वेरली लाइबल टू रीपे द मनी ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिर भी 130 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटाते हो तो आप या फिर आपके साथ जो मिले हुए लोग हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट की कंडीशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए लायबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, इन केस एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट सच अलॉटमेंट शैल बी वॉइड। जब तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मिल जाता है जो भी अलॉटमेंट है आपकी वो वॉइड मानी जाएगी। एंड द डायरेक्टर शैल बी लाइबल, डायरेक्टर इसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट है आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? जैसे कि इफ़ केस देयर इज मिस स्टेटमेंट या फिर फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट वो पेश करता है प्रोस्पेक्टस में, कुछ भी गलत लिख देता है तो एवरी डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्शन आपके 447 के अकॉर्डिंग। या फिर एनी डायरेक्टर गिल्टी ऑफ नोविंगली एंड रेकलेसली मेकिंग द स्टेटमेंट
जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें जो अंधाधुन है या फिर जो भी गलतियां उसको हम जानते हुए भी ठीक नहीं करते, तो उस कंडीशन में जो, या फिर ऐसी चीज़ें लिखी हुई जो भी डिसेप्टिव है, यानी कि भ्रामक भ्रम पैदा करती है, मिसलेडिंग और डिसहोनेस्टी, यानी कि ईमानदारी से नहीं लिखी गई है, उसके पीछे लोगों को धोखा देना है, अपना फ़ायदा उठाना है, तो इस कंडीशन में भी उसकी जो लाइबिलिटी होती है उसके लिए, हर चीज़ के लिए वो लाइबल है। इन केस ऑफ डायरेक्टर डज नॉट डिपॉजिट द मनी ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन मनी आती है अगर वो अनुसूचित खाते में जमा नहीं करवाता है तो उसको 1 साल की सज़ा और फाइन आपका जो 50,000 रुपये लगेगा, और मैक्सिमम वो आपका 3 लाख रुपये तक हो सकता है। नेक्स्ट आपका वेयर द डिविडेंड ऑफ कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, कंपनी अगर जो है कंपनी डिक्लेयर करती है बट हैज़ नॉट बीन पेड विद इन 30, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर उसकी पेमेंट नहीं की गई है, तो उसके कारण जो भी नुकसान होता है उसके लिए लाइबल है। जैसे 2 ईयर की इसमें पनिशमेंट दी गई है और साथ में आपका फाइन दिया गया है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी डे। नेक्स्ट है आपका, जैसे इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन प्रेजेंटिंग द कंपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, जो है आपका अकाउंट इस कंपनी जनरल मीटिंग में ये पेश करना ज़रूरी है, बैलेंस शीट भी आपकी, और साथ के साथ आपका ये जो 50,000 जनरल मीटिंग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी भी आपकी जो फाइन लगा रखा है 50,000 रुपये और उसको 5 लाख तक इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ए डायरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट द डायरेक्टर रिपोर्ट अलोंग विद द प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में इसका एक रिपोर्ट भी आपकी पेश करनी होती है, उसमें भी यही फाइन अगर ऐसे नहीं करता है तो। और एनी पर्सन हु एक्ट द डायरेक्टर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज शैल बी पनिशेबल, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनता है तो वो 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता वन टाइम में। अगर बनता है तो उसके ऊपर आपका जो है फाइन है 5,000 रुपीज़, और जो एक्सटेंड किया जा सकता है 25,000 तक, और एवरी डे के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ड्यूरिंग द फॉल्ट कंटिन्यूस, अगर फिर भी आपका जो है ये चलता रहता है तो उसके पर डे के अकॉर्डिंग भी फाइन लगाया जा सकता है। Next, every director of company which is concerned or interest in any contract arrangement entered into to be earned into on the behalf of company disclose the nature of concern and interest of meeting of board of director. इफ़ डज नॉट सो ही इज़ पनिशेबल विद प्रिजनमेंट, ये किस कंडीशन में है, अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें अपनी अरुचि दिखाता है, इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है जो कि कंपनी के फेवर में नहीं है, धोखा देने के उद्देश्य से, तो उस कंडीशन में इसको जो है पनिश भी किया जाएगा, साथ में इम्प्रिजनमेंट है, और उसकी जो 1 ईयर की सज़ा है, फाइन है उसका जो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए, और उसको बढ़ाया जा सकता है 1 लाख रुपीज़ तक। ठीक है, नेक्स्ट है ये इसकी लाइबिलिटी थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, वैसे तो आपका डायरेक्टर था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें काम करते हैं। मैनेजिंग का क्या मतलब होता है, मैनेजर होता है जो जितने भी जो मोस्टली डिसीजन है या फिर जो भी कंपनी का ज़्यादातर कार्यभार संभालता है वो मैनेजर संभालता है। अगर वो डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे उसको कुछ एक्स्ट्रा राइट मिलते हैं अदर डायरेक्टर से। By managing director is implied a director who has such authority to manage the company business that the other director to do have. He gets such authority under the provision of company memorandum of, जो अथॉरिटी दी गई है ये कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी गई है आर्टिकल्स में, एंड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, एंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, और कंपनी के साथ भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो यानी कि रेजोल्यूशन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो होता है कंपनी के मेमोरेंडम में भी, और कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके तभी उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन इसकी कर लेना। उसके बाद द कंपनी एक्ट हैज़ इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही शैल एक्सरसाइज द अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम and consent of consultation with the other member of board of director. In other word, the managing director is a director of a company who has more authority than the other director, यानी कि उसको कुछ ज़्यादा ही राइट प्राप्त होते हैं अदर डायरेक्टर की कंपेयर में।
एंड यूजेस सच अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी उसे मिलती है एक्स्ट्रा उसका यूज़ करता है वह है मैनेजिंग द कंपनी बिजनेस, और कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन इट इज़ क्लियर दैट एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे बिकम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि कंपनी का कोई भी डायरेक्टर वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ ए अल्टीमेट अथॉरिटी टू कंट्रोल द कंपनी बिजनेस, उसको जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी मिली हुई है। द अथॉरिटी वेस्टेड इन द मैनेजिंग डायरेक्टर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों में इंक्लूड होती है, मेमोरेंडम में भी और उसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी उसकी जो अथॉरिटी है वो लिखी होती है। साथ में ए रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया जाता है और साथ में आपका जो है विद द कंपनी, साथ में कंपनी के साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और लास्ट पॉइंट है द मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शन एज पर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इन कॉर्पोरेशन विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। लास्ट अपॉइंटमेंट, इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है? अपॉइंटमेंट यानी कि एक इंडिविजुअल ही आपका अपॉइंट किया जाता है, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकती। इंडिविजुअल मीन्स को एक व्यक्ति ही डायरेक्टर बन सकता है, ना कि कोई कंपनी या फिर सब्सिडरी अदर। उसके बाद इसको जो पावर है अपॉइंट करने की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है, जो संचालक मंडल होता है उसका, उसमें से किस जो भी व्यक्ति होते हैं डायरेक्टर, उसमें से किसी को भी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। और उसमें जो है इसका जो रेजोल्यूशन है जनरल मीटिंग में पास कर दिया जाता है। इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उसको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही शेयर होल्डर की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका अगर इस चीज़ पर अगर कोई भी वैकेंसी जो है खाली हो जाती है तो 6 मंथ के अंदर जो है आपकी फिल करनी पड़ती है। लास्ट में एक पॉइंट हो रहा है, एनी कंट्रावेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर शैल मेक द कंपनी लाइबल टू पनिशमेंट, उसके लिए कंपनी भी जो लाइबल होती है इस धारा के अकॉर्डिंग मैनेजिंग डायरेक्टर जब हम चुनते हैं उसके लिए जो फाइन है आपका वह 1 लाख रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर चुनते समय कोई भी फॉल्ट होता है तो कंपनी लाइबल होती है, ठीक है। उसके लिए जो आपका फ़ाइन है 1 लाख रुपीज़ से जो कम नहीं होना चाहिए, साथ में उसको 5 लाख रुपीज़ तक बढ़ाया जा सकता है। एवरी डायरेक्टर और की मैनेजर जो पर्सन होते हैं वो भी इसके लिए पनिशेबल हैं और उसका फ़ाइन भी 50,000 जो रुपीज़ हैं और वो भी आपका बढ़ाया जा सकता है 1,000 रुपीज़ एवरी डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन, ऑल फैक्ट्स डन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर हुज अपॉइंटमेंट वाज फ्रॉड टू बी कॉन्ट्रावेंशन इन सच कैपेसिटी शैल बी वैलिड इफ दे आर अदरवाइज वैलिड नॉट विद स्टैंडिंग और मेड बाय द ट्रिब्यूनल। लास्ट आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जब मैनेजिंग डायरेक्टर को आप अपॉइंट करते हो उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन होती हैं आपकी? रिस्ट्रिक्शन तो वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन कुछ दे रखी है आपकी। अगर वो डिसक्वालीफाई है तो उस कंडीशन में आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे ऊपर आपको कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे द कंपनी प्रोवाइड दैट ए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी मे एम्प्लॉय ए पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर if he is already a managing director or manager of one and not more than one company, but such appointment shall only made of resolution passed on the board with the consent of all director present in the meeting। जब इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है तो उस कंडीशन में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, मीटिंग में। साथ में इसकी क्वालिफिकेशन लिख देना, जैसे वो अनडिस्चार्ज जो है इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? उसे दिवालिया घोषित किया गया लेकिन अभी भी मतलब कि उसका जो केस है चल रहा है, सस्पेंड किया हुआ है, एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज डायरेक्ट क्रेडिटर्स, अगर उसने जो क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं की है उस कंडीशन में, या फिर हैज़ एट एनी टाइम कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल एप्टीट्यूड, उसका जो है नैतिक पतन हो चुका है, नैतिक पतन के मामले में उसने कोई भी अपराध किया है जैसे कि लोग प्रभावित हुए हैं या किसी का नुकसान हुआ है, तो इस कंडीशन में डिसक्वालीफाई माना जाता है। उस कंडीशन में वह जो है वो नहीं बन सकता, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। उसका रेमुनेशन
रेम्युनरेशन क्या होता है, उसको कितना पारिश्रमिक मिलता है उसको। वैसे तो पारिश्रमिक की कई कंडीशन है, लेकिन 5% दे रखा है, टोटल नेट प्रॉफिट का 5% होना चाहिए। अगर कंपनी में 1 से 2 डायरेक्टर हैं, इनकी 1 से ज़्यादा है 2 डायरेक्टर, तो आप टोटल प्रॉफिट का 10% दे सकते हो दोनों को। और जितना भी है आप मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट का 11% दे सकते हो। 11% से आप ज़्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकते, ठीक है। 11% का से ज़्यादा आप, यानी कि टोटल कुल मिला के, चाहिए 1 डायरेक्टर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक है। यानी कि टोटल आप नेट प्रॉफिट का 11% ही बांट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आपका होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर आपका क्या होता है, होल टाइम जो पूरे टाइम रहता है, यानी कि कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ज़्यादा कार्यभार संभालता है। जैसे जो सेक्शन है 203 कंपनी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एज ए की मैनेजरियल पर्सनल आल्सो प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। ए होल टाइम डायरेक्टर इज ए पर्सन हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का एक तरह से एम्प्लॉय माना जाता है होल टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए। 10 लाइक ए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को ही आप मान लो। ही ऑक्यूपाइड ड्यूल कैपेसिटी, यानी कि वो दोहरी उसको जो है अपनी शक्ति उसमें लगानी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी मैनेजिंग डायरेक्टर को। दैट इज़ ए डायरेक्टर, वह डायरेक्टर भी है, एंड आल्सो ऑफ एन एम्प्लॉय, और साथ में एम्प्लॉय वाला काम भी करना पड़ेगा उसको। यानी कि जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, साथ में उसको एम्प्लॉय का काम करना पड़ेगा, वो क्या माना जाएगा, होल टाइम डायरेक्टर। He cannot be employed whereas the engaged in other business pursuit. No person can be appointed as whole time director of more than one company. और जो होल टाइम डायरेक्टर है वो एक कंपनी में ही बन सकता है, एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में वो होल टाइम डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। डिफरेंस है ये खुद कर लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि दोनों करवा चुकी हैं। मैनेजर क्या होता है, ये जो कंपनी के प्रबंध का कार्य करता है वो मैनेजर कहलाता है, ठीक है। मैनेजर मीन्स द इंडिविजुअल हूँ द मैनेजमेंट ऑफ द होल एंड सब्सटेंटली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी के कार्यों को संभालते हैं उसको। जैसे कि डायरेक्टर होते हैं या फिर अदर पर्सन होते हैं, उसको भी क्या कहा जाता है, मैनेजर के जो पोजीशन पर व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाएगा, मैनेजर कहा जाएगा। कंपनी के जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं उसमें अपनी राय देता है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ कंपनी वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कंपनी दोनों में अपॉइंट किए जा सकते हैं। द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर है सेम एज फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर। नो फर्म और नो कॉर्पोरेट, वही एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही अपॉइंट हो सकता है, ना ही कोई कॉर्पोरेट बॉडी, ना ही फिर कोई फर्म। डिस्क्वालिफिकेशन वही सेम जो पीछे थी आपकी, इंसॉल्वेंट एंड डिस्चार्ज, एडजस्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंट, ठीक है। एनी टाइम ऑफ प्रीसीडिंग 5 years सस्पेंड वाला पॉइंट है आपका। और मेक एनी टाइम जो है विद इन प्रीसीडिंग 5 year मेक ए कंपोजिशन ऑफ द क्रेडिटर्स एंड एनी टाइम विद इन 5 years कन्विक्टेड। कन्विक्टेड क्या होता है, दोषी जो होता है, ऑफेंस होता है, अपराध में शामिल है, जैसे कि नैतिक पतन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, ये कर सकते हो। सेम टू सेम ये पीछे वाले की डिस्क्वालिफिकेशन, और इसमें भी एक एक्स्ट्रा आप दोनों में भी लिख सकते हो, ये चारों पॉइंट उसमें भी लिख सकते हो। डिफरेंस आपका गिवन है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर का, ये कर लेना, ठीक है। योर चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।